गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर की पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम लोग शैक्षिक विचारक अरविंद घोष के शिक्षा संबंधी विचारों की चर्चा कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने अरविंद घोष का जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन के बारे में और उनके शिक्षा सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अरविंद घोष ने शिक्षा किसे कहा है, शिक्षा के उद्देश्य क्या निर्धारित किया, आगे की जो ये पाठ्यक्रम वगैरह है उससे संबंधित हम चर्चा करें। तो अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन्होंने किस तरह से समझाया है। तो शिक्षा का अर्थ उन्होंने कहा है, उनके जो शब्द थे उसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि शिक्षा को उन्होंने किस दृष्टिकोण से देखा है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की अंतर्निहित जो व्यक्ति की अंतर्निहित समस्त शक्तियों शारीरिक मानसिक भावनात्मक सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक का विकास करती है। यानी कि हम घोष के अनुसार शिक्षा के अर्थ को समझते हैं तो एक बहुत सरल शब्द में कहें तो जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास करना ही शिक्षा है। यानी कि शिक्षा क्या है, जो बालक के अंतर्निहित उसके अंदर जो शक्तियां विद्यमान है। अब ये अंतर्निहित शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, उसकी शारीरिक शक्ति होती है, यानी कि शारीरिक विकास, शारीरिक क्षम, शारीरिक वृद्धि से संबंधित होती है। स्वास्थ्य सभी इसके अंतर्गत आता है। फिर उसकी मानसिक शक्तियां यानी कि तर्क, चिंतन वगैरह, जो उसकी मानसिक शक्तियां जो उसमें पहले से विद्यमान है, कोई ऊपर से बाहर से कोई नहीं थोपता है। भावनात्मक, जो कि भावनात्मक रूप से बालक अच्छा बुरा हर चीज को समझता है, ये भावनाएं उसमें पहले से पूर्व विद्यमान होती है। सामाजिक, क्योंकि वो सामाजिक संबंधों को वो जानता है, वो पहले से ही उसमें समाज के बीच में रहने की एक प्रवृत्ति उसमें विद्यमान होती है, अलग से नहीं आती है। फिर नैतिक मूल्य उसके अंदर होते हैं और आध्यात्मिक संस्कार उसके अंतर्गत जो कि पहले से ही उसमें उसके आंतरिक रूप में उसमें विद्यमान होते हैं। वो बहुत अधिक नहीं तो प्रारंभ कहना चाहिए कि कुछ मात्रा में उसमें उपलब्ध होते हैं। इन्हीं को विकसित करना, इन्हीं का विकास करने का कार्य भी शिक्षा कहलाता है। अर्थात कि मनुष्य जैसे सामाजिक प्राणी है, वो अपने घर परिवार के लोगों को जानता, उनके बीच में उठना बैठना पसंद करता, फिर बाद में पास पड़ोस के लोगों को देखता है, उनसे खुश होता है, धीरे धीरे उनके साथ खेलने लगता है, उनके साथ बातचीत करने लगता है। फिर और बड़ा होता है तो अन्य रिश्तों को समझने लगता है, उनके साथ संबंध स्थापित करने लगता है। शिक्षा इन्हीं के लिए बालक को तैयार करती है कि इन सामाजिक संबंधों में किस तरह के नैतिक मूल्यों का पालन होना चाहिए, कैसे गुणों का उसमें होना चाहिए और उसका पालन उसे कैसे करना चाहिए, इनका उपयोग कैसे करना चाहिए। इन सब चीजों के विकास का कार्य शिक्षा करती है। इसीलिए शिक्षा जो बालक में अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास करने का कार्य ही शिक्षा कहलाता है।
इसी आधार पर शिक्षा के जो उद्देश्य थे उन पर घोष ने चर्चा करी कि जब अंतर्निहित शक्तियों के विकास की बात करते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो निश्चित है कि अगर हम इसी आधार पर बात करें तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य। उद्देश्य कौन कौन से होंगे इनके? तो सबसे पहला उद्देश्य इसमें है मानव मन का अध्ययन। मानव मन का अध्ययन, ठीक है ना। शिक्षा का पहला उद्देश्य इनके अनुसार, घोष के अनुसार, मानव मन का अध्ययन, कि व्यक्ति के मन को समझना कि उसकी क्या इच्छा है, क्या आवश्यकता है, वो क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है, क्यों सोचता है, यानी कि उसके मन को समझना। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब तक व्यक्ति को, बालक को हम तब तक किसी काम के लिए तैयार नहीं कर सकते जब तक हम उसे नहीं समझ सकते। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी, इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना शिक्षक के लिए अनिवार्य। अब इस भिन्नताओं को समझने के लिए कई बार बालक को आप कोई क्रिया प्रदान देना चाहते हैं, बच्चे का मन नहीं है तो वो उस कार्य को नहीं करना चाहता है, बच्चा किसी चीज को किस तरह से सीखना चाहता है, ये सब अलग अलग प्रक्रिया। तो बालक के मन को समझना बहुत अनिवार्य है। तो शिक्षा का पहला उद्देश्य यह जो बालक को अपने मन को समझना में सहयोग कर सके, या खुद को, एक तरह से कहा जाए, खुद को समझने की का प्रशिक्षण प्रदान कर सके। दूसरा है अंतःकरण का विकास। अंतःकरण का विकास, जो कि हम बात कर ही चुके हैं कि शिक्षा वही है जो बालक के अंतःकरण का विकास कर सके। फिर शारीरिक विकास एवं शुद्धता। विकास एवं शुद्धता, यानी कि शिक्षा हो जो बालक की शारीरिक रूप से उसका विकास कर सके, और उसकी शुद्धता यानी कि उसमें जो एक पवित्रता की आवश्यकता है उस पवित्रता के निर्माण में उसका सहयोग दे सके। यानी फिर है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रियों का, कि घोष के अनुसार व्यक्ति, बालक जो कुछ भी सीखता है उसके लिए अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है, अर्थात कि सर्वाधिक आवश्यकता है इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को सही ढंग से प्रशिक्षित करने की। जैसे देखना है तो कि किसी चीज को किस तरह से देखना है, कितनी एकाग्रता से देखना है, उसकी वास्तव, जैसे कई लोग होता है कि भाई एक तरफ ध्यान दिया दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, तो आपकी जो नेत्र हैं, आपके देखने की जो क्षमता है उसको इस तरह से नियंत्रित करें कि आप कार्य एक कर रहे हैं लेकिन आसपास की सराउंडिंग पर भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो यही कब होगा? जब आपकी ज्ञानेंद्रियों को सही ढंग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसीलिए ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर उन्होंने शिक्षा को जो ज्ञानेंद्रियों का सही प्रशिक्षण कर सके। फिर है मानसिक क्षमताओं का विकास। मानसिक क्षमताओं का विकास, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास कर सकेगी, क्योंकि मानसिक विकास का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक मानसिक विकास नहीं होगा तब तक बालक रुचिपूर्ण अपने अंतःकरण के विकास में सहयोग नहीं कर पाएगा, अर्थात कि वो किसी भी चीज को एक मानसिक विकास यानी कि क्यों क्या कैसे तर्क, चिंतन, दर्शन आदि की जिनकी आवश्यकता है उनका प्रशिक्षण बालक को मिले कि तर्क करना सीखे, बालक चिंतन करना सीखे, किसी के बारे में स्वयं अभिव्यक्ति करना सीखे। ये सब कब होगा? जब बालक का मानसिक विकास होगा। तो शिक्षा बालक के मानसिक विकास कर सके। नैतिक विकास, नैतिक विकास, क्योंकि नैतिक गुणों और नैतिक संस्कारों का विकास होना बहुत जरूरी है। नैतिक मूल्यों का बालक में विकास होना बहुत जरूरी है। अतः एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शिक्षा बालक के नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। और अंतिम जो रहा आध्यात्मिकता का विकास।
अगर हम देखें तो जो उनके शैक्षिक विचार थे उन्हीं के आधार पर उन्हें शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया था। अब जहां तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि एक शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 3 अब तत्वों का होना और अनिवार्य है, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो आज हम अभी हम चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने क्या कहा। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पहले तो उन्होंने पाठ्यक्रम को 4 आधारों पर निर्धारित किया। पहला था प्राथमिक, दूसरा था माध्यमिक, तीसरा आधार था विश्वविद्यालय, और चौथा था व्यवसाय। अब देखना क्या है कि अरविंद घोष ने जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था उसमें इन चार स्तरों में विभाजित किया था, जिससे कि बालक के अंतःकरण का सही ढंग से विकास हो सके। यानी कि पाठ्यक्रम में जो शुरुआत प्राथमिक स्तर पर बालक जिस तरह की क्षमताएं रखता है उसी के अनुकूल उसके अंतःकरण के विकास के लिए, जैसे मातृभाषा, गणित, चित्रकला आदि विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसके माध्यम से बालक संगीत, चित्रकला, खेल ऐसी जो विषय थे उनको इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान इससे संबंधित विषयों को सम्मिलित कर बालक के अंतःकरण को के विकास पर बल दिया। फिर माध्यमिक स्तर पर जब बालक की एक मानसिक विकास जिसमें होने लगता है तो यहाँ पर वही है कि सामान्य विज्ञान, गणित, विज्ञान, कला, संगीत, भाषा आदि के माध्यम से बालक के को शिक्षा प्रदान के पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। फिर विश्वविद्यालय स्तर पर वही उससे और अधिक उच्च स्तर पर जिसमें कि बालक में अनुसंधानात्मक विचार आदि का भी विकास हो सके, इस तरह के पाठ्यक्रम। और व्यवसाय जिसमें कि उन्होंने हस्तकला, शिल्प, इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आदि पक्षों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया था। विज्ञान, भौतिक, जीव विज्ञान आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया, जिससे कि एक बालक के जो अंतःकरण या उसकी अपनी क्षमता और योग्यता है उसके अनुसार उसका विकास किया जा सके, उसे प्रशिक्षित किया जा सके। अब जब इनके पाठ्यक्रम की जब बात आती है तो उसमें एक सामान्य सी जो बातें थी जिनको कि हर स्तर पर किसी न किसी रूप में उसने स्थान दिया, उसमें था पहला तो मातृभाषा यानी और भाषा, मातृभाषा और भाषा, यानी कि मातृभाषा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। उसके बाद में अन्य भाषाओं के भी ऊपर बल दिया, जिससे कि इन दोनों आगे के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अन्य दूसरी जो जैसे अंग्रेजी है, संस्कृत है और भी जो भाषा है उनका बालक शिक्षा अर्जित करके और अपने विकास में सहयोग कर सके। अगला था बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा की जहां तक बात आती है उसमें उनका बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों को उसमें उन्होंने सम्मिलित किया, चाहे लकड़ी के खिलौने हैं, काश्तकारी है, मिट्टी के बर्तन या बनाना है, कपड़ा बुनना है, सूत काटना है, कपड़ा बुनना है या अन्य किसी प्रकार के घरेलू उद्योग से संबंधित हैं, उन सभी को यहाँ पर और इनसे अतिरिक्त और भी जो बुनियादी शिक्षाएं हैं उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया, जिससे कि बालक की एक व्यावसायिक शिक्षा का आधार बन सके, व्यावसायिक शिक्षा बालक आसानी से अर्जित कर सके। उसके बाद में था विज्ञान, संगीत और कला व संगीत। कला और संगीत को उन्होंने हर स्थान पर महत्व दिया, सभी स्तरों पर कला और संगीत को उन्होंने महत्व दिया, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्य का ज्ञान होना बालक के लिए बहुत अनिवार्य है। एकाग्रचित्ता को एकाग्रचित करने के लिए या
कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए ये कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से बालक के कंसंट्रेशन को विकसित किया जा सकता है। इसीलिए कला और संगीत ना और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी एक तरह से कहा जाए कि बालक की जो मानसिक शक्तियां हैं उनके विकास में सहयोग करते हैं। इसीलिए कला और संगीत को भी, क्योंकि मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी ये काफी उपयोगी है। इनके को पाठ्यक्रम, इनके आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण पर इन्होंने बल दिया। फिर है विज्ञान की शिक्षा। विज्ञान की शिक्षा, विज्ञान से संबंधित सभी विषयों को इसके अंतर्गत उन्होंने सम्मिलित किया, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, गणित हो, जितने भी विज्ञान से संबंधित पक्ष थे उन विषयों को इसमें उन्होंने सम्मिलित करके और हर स्तर की योग्यता के अनुसार उसको सम्मिलित उन्होंने किया था। फिर भाषा, मातृभाषा से अतिरिक्त अन्य जो दूसरी भाषाएं हैं, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, अन्य जो भाषाएं हैं उनके शिक्षण पर भी घोष ने बल दिया था। फिर नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के लिए विषयों को स्थान दिया। फिर धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि धार्मिक शिक्षा से तात्पर्य किसी धर्म विशेष या घटना विशेष के बारे में शिक्षा देने से उनका अर्थ नहीं था। उनका अर्थ था कि धार्मिक शिक्षा वो जो बालक में सब सामान्य धार्मिक शिक्षा है जिसमें कि नैतिक मूल्यों का विकास बालक में कर सके। फिर बाद में है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा यानी कि स्वास्थ्य और शरीर के विकास के दृष्टिकोण से, क्योंकि शिक्षा के अर्थ में भी ये सबसे पहला शब्द था कि शारीरिक संबंधी शिक्षा बालक को प्राप्त होनी चाहिए। साहित्य और इतिहास, यहाँ लिख रही हूँ, साहित्य एवं इतिहास। साहित्य जिसके माध्यम से भाषा का ज्ञान बालक को प्राप्त होता है, भाषात्मक योग्यताएं बालक हासिल करता है, क्योंकि बहुत सारे साहित्यिक जिसमें बहुत सारे एक तरह से कहना जाए कि बालक में एक मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। इतिहास अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझना और उसको हस्तांतरित करने के लिए इतिहास का होना अनिवार्य है। यानी कि इस दृष्टिकोण से 4 स्तरों पर उन्होंने पाठ्यक्रम को बांटा। उसके लिए उन्होंने इन क्षेत्रों को अपने पाठ्यक्रम में मूल रूप से स्थान दिया। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात ये आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको प्रश्न करना है कि अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों व पाठ्यक्रम पर चर्चा, पाठ्यक्रम संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।